नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्लास आज की सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर डिस्कस भी कर सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस नहीं है? Which among the following is not an inert gas? तो आपको पहले ऑप्शन दिया गया नियॉन, रोडियम, रेडॉन या फिर क्रिप्टॉन। तो यहाँ पर आपको बताना है सही उत्तर क्या है। ए बी सी डी में से कौन सी आपकी इनर्ट गैस नहीं है? तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है रोडियम। रोडियम इनर्ट गैस नहीं है। अगर हम इनर्ट गैस को देखें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है? ये सब एक इनर्ट गैसेस है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कोशिकाओं की आत्मघाती थैली निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है कोशिकाओं की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? राइबोसोम को, रिक्टिका को, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को या फिर लाइसोसोम को? ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए। चलिए, तो यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या होगा? लाइसोसोम। डी आपका सही उत्तर है। लाइसोसोम जो है वो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। कभी कभी क्या होता है, ये जिस सेल में रहता है उसी सेल को भी ये क्या करता है? डाइजेस्ट कर देता है। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर मेनली जो लाइसोसोम का जो रोल क्या है, जितने भी वेस्ट हैं, अपशिष्ट हैं, उनको डाइजेस्ट करना। ठीक है, सेल को क्लीन करना बाय डाइजेस्टिंग द फॉरेन मटेरियल्स या वेस्ट मटेरियल्स। ये चीज याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आपके दिमाग में पता होगा, मतलब अगर आपके दिमाग में होगा कि लाइसोसोम का रोल क्या है, तो आप आराम से इसको प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। लाइसोसोम का मेन पर्पस, मेन रोल क्या है, फंक्शन क्या है इसका? ये जितने भी वेस्ट है, अपशिष्ट है, फॉरेन मटेरियल्स हैं सेल में, उनको डाइजेस्ट करता है। तो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द सेल जो है वो लाइसोसोम होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर क्लास इसको हम सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि कभी कभी ये जिस सेल में होता है, जिस सेल में ये प्रेजेंट है, ये उसी सेल को भी क्या करता है? डाइजेस्ट कर देता है। इसी वजह से इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ सेल अगर आपसे पूछेगा किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर कभी भी आपसे पूछे कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, तो आप क्या बताएंगे? राइबोसोम को। राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन से। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। इसको हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तीसरा प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन से पीतल के घटक हैं? तो पीतल के घटक आपको बताने हैं यहाँ पर कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया है तांबा और लोहा, दूसरा आपको दिया गया निकल एंड और टिन, फिर आपको दिया गया जिंक एंड कॉपर, और लास्ट में आपको दिया गया है क्रोमियम एंड
ब्रास। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, ABCD में से। ये तो परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है कॉपर और जिंक। सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, ये एक बहुत ही आसान प्रश्न है जो कि आपकी परीक्षा में रिपीट हो ही जाता है कुछ साल में। तो ऐसे प्रश्नों को आप गलत मत करिएगा। जैसे आपसे पूछ लेता है ब्रास के बारे में, यहाँ पे पूछा, हो सकता है किसी में आपसे पूछ ले कि ब्रोंज जो होता है वो किसका एलॉय है, तो आप क्या बताएंगे? ब्रोंज जो है वो टिन और कॉपर का एलॉय है, याद रखिएगा। टिन प्लस कॉपर जो है वो ब्रोंज है, और जो ब्रास है वो आपका क्या है? कॉपर और जिंक। ठीक है, यहाँ पर ये याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे अब, चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न को ध्यान से देखिए क्लास। शरीर का रुधिर कोश निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ब्लड बैंक ऑफ द ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, सॉरी, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी किसे हम कहते हैं? हृदय को, ठीक है, या फिर तिल्ली को, गुर्दा को, या फिर अस्थि मज्जा को। तो हार्ट, स्प्लीन, किडनी या फिर बोन मैरो। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए ABCD में से। यहाँ पर सही उत्तर जो आपका है वो है डी। ठीक है, स्प्लीन को हम क्या कहते हैं? ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। यहाँ पर देखिए, मानव शरीर में तिल्ली को रुधिर कोश के रूप में माना जाता है। यह शरीर की लसिका प्रणाली का हिस्सा है, या पेट के ठीक पीछे और फेफड़ों के नीचे स्थित होती है। यहाँ पर ये देखिए, या बैक्टीरिया और वायरस को हटाकर खून को स्वच्छ करती है। तो यहाँ पर जो आपको बताया गया है प्रश्न में, वही यहाँ पर परीक्षा में आपसे नहीं पूछेगा कि ये इतनी चौड़ी होती है या इतनी वो होती है, ये नहीं पूछेगा, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखिए, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो जल्दी से बताइए। ब्रेन की बात की गई है और ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है ये बोला गया है आपसे। तो यहाँ पर क्या सही उत्तर होगा? सेरिब्रम, या फिर हाइपोथैलेमस, फिर सेरिबेलियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। तो ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर देख लेते हैं हम एक बार, ये आपका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं क्लास। यहाँ पर देखिए, जब हम सेरिब्रम की बात कर रहे हैं तो ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, बड़ा भाग है और दाएं तथा बाएं गोलार्ध में बना हुआ है। मतलब ये आपका ऐसे सेरिब्रम इधर है। ठीक है, इस तरीके से अगर आपका ब्रेन है तो इधर ये सेरिब्रम है। यहाँ पर इसका मेन रोल क्या है अगर हम देखें तो भाषण, तर्क, भावनाएं सीखना, गतिविधियों को नियंत्रित करना, ये सब किसका कार्य है? सेरिब्रम का कार्य है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, छठवां प्रश्न। निम्नलिखित तरंगों में से कौन कुत्ते की सीटी से उत्सर्जित होती है? मतलब यहाँ पर आपको बताना है कुत्ते की सीटी से कौन सी तरंग आपकी उत्पन्न होती है? इंफ्रासोनिक, रेडियो, अल्ट्रासोनिक या फिर माइक्रोवेव। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है अल्ट्रासोनिक। सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम अल्ट्रासोनिक की बात करें, कई जानवर अल्ट्रासोनिक ध्वनियां जो आपकी साउंड है उसको प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ उसको सुन भी सकते हैं, जैसे कुत्ते। ठीक है, फिर उसके बाद बिल्लियां हो गई, चमगादड़। अक्सर पेपर में पूछा जाता है चमगादड़ कौन सा आपका साउंड प्रोड्यूस करता है, ये कौन से वेव्स प्रोड्यूस करता है बोलना चाहिए। तो वहां पे अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करता है, याद रखिएगा। व्हेल, डॉल्फिन, चूहे आदि जो है वो आपकी अल्ट्रासोनिक तरंगे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अगर इसकी हम देखें 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली तरंगों को हम अल्ट्रासोनिक तरंगे कहते हैं। इनका उपयोग कई जगह नेविगेशन में, चिकित्सा में, इमेजिंग में कई जगह किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनकी खोज किसने की थी ये देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 1876 में फ्रांसिस गॉल्टन द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे सातवें प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किसे मार्श गैस के रूप में जाना जाता है? ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और ये एक बहुत ही आसान प्रश्न है कि मार्श गैस के नाम से हम किसको जानते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड को, ब्यूटेन को, फॉस्फीन को या फिर मीथेन को। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है
मीथेन। डी आपका सही उत्तर है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था कि मार्स गैस हम किसे कहते हैं, तो हम मीथेन को CH4 को मार्स गैस कहते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आठवां प्रश्न देखिए क्लास, यहाँ पर आपको बोला गया है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, तो बताइए, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात की गई है, पदार्थ की बात की गई है हीरा, पैरामैग्नेटिक ऑक्सीजन, फेरोमैग्नेटिक लोहा। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जब हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक की, तो यहाँ पर आप क्या समझते हैं? डायमैग्नेटिक क्या होता है बताइए? ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, डायमैग्नेटिक। तो अगर हीरा जो है वो आप मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो क्या हीरा अट्रैक्ट होगा? जैसे देखो, यहाँ पर एक लोहा है, आपने आयरन लिया है, लोहा लिया है, उसको आप मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो मैग्नेट से चिपक जाता है ना, लोहा चिपक जाएगा ना। लेकिन क्या जब हीरे को हम लेके जाएंगे तो वो चिपकेगा? नहीं चिपकेगा। तो डायमैग्नेटिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, और उसका एक उदाहरण आपका हीरा भी है। तो ये आपका क्या है? ये आपका सही है। हम बात करते हैं ना, हीरा हमें किससे मिलता है? कार्बन से मिलता है ना। चलिए, पैरामैग्नेटिक की बात करेंगे। पैरामैग्नेटिक ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय पदार्थों की ओर कमजोर रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है, आकर्षित होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, लेकिन कमजोर रूप से। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑक्सीजन है वो पैरामैग्नेटिक है, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, ठीक है, लिथियम, ये सब क्या है? पैरामैग्नेटिक है। और फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं? ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय पदार्थों की ओर अत्यधिक आकर्षित होते हैं, जिसमें कि लोहा हो गया। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपके तीनों ही ऑप्शन सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। समझ में आ गया होगा क्लास? ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, डायमैग्नेटिक की बात करेंगे तो ये आपके मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, की ओर, मैग्नेटिक क्षेत्र की ओर आकर्षित बिल्कुल नहीं होते हैं, ये थोड़ा होते हैं, और फेरोमैग्नेटिक पूरा होता है। अगला हम देखते हैं 9वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने रेडियो धर्मित की खोज की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी बताइए? यहाँ पर आपको दिया गया शेली, मैडम क्यूरी ने, डाल्टन ने, या फिर बेकरेल ने। ये भी एक आसान प्रश्न है, किसने की थी? जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो डी है, बेकरेल द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे 10वां। किस वैज्ञानिक ने पता लगाया कि विद्युत धाराएं चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं? तो ये किसके द्वारा खोज किया गया था, पता लगाया गया था? तो बताइए यहाँ पे, क्रिश्चियन ऑस्टेड द्वारा, माइकल फैराडे द्वारा, निकोला टेस्ला द्वारा, या फिर थॉमस एडिसन द्वारा? यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है क्रिश्चियन ऑस्टेड द्वारा, हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड द्वारा। तो ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, इन्होंने ये खोज की थी कि जो विद्युत धाराएं हैं वो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे 11वां प्रश्न। मानव नेत्र द्वारा रेटिना पर बनाए गए प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो बताइए क्या होती है? मानव नेत्र में जो रेटिना होती है वो जो इमेज फॉर्म करती है वो किस तरीके की इमेज होती है? उसका नेचर क्या होता है? रियल, इरेक्ट मतलब वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? याद रखिएगा, जो हमारे रेटिना है वहां पर जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल इन्वर्टेड इमेज होती है, वास्तविक और उल्टी। ठीक है, डी आपका सही है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 12वां प्रश्न। जब लिटमस विलयन ना हो तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब इसका रंग होता है। यहाँ पे देखिएगा, जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब इसका रंग क्या होता है? जो लिटमस सॉल्यूशन जो लिया गया है वो ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, तो उस समय इसका रंग क्या होगा? व्हाइट होगा, येलो होगा, ब्लैक होगा, या फिर पर्पल होगा? तो यहाँ पे बताइए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही उत्तर है पर्पल, बैंगनी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में कौन कौन से स्थल आपके स्थित है देखते हैं। कालीबंगा दिया है, लोथल दिया है, मोहनजोदड़ो दिया है और धोलावीरा दिया है।
तो यहाँ पर अगर हम गुजरात की बात करें तो आपको पता है कि गुजरात में लोथल और धूलावीरा है, ठीक है। 2 और 4 आपका खाली होगा, तो 2 और 4 डी ऑप्शन में दिया है, तो ये आपका सही होगा। अब यहाँ पर अगर हम कालीबंगा की बात करें क्लास, तो कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है, ठीक है, याद रखिएगा राजस्थान में है। और अगर हम बात करेंगे मोहनजोदाड़ो की, तो आपको पता है ये पाकिस्तान में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न देखने के पहले एक बार हम लोग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। परीक्षा में अक्सर यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि जैसे कि हड़प्पा स्थल आपका कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। इसी तरीके से कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि इनके उत्खननकर्ता कौन है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको दिमाग में अपने रखनी है। लेकिन जो इंडिया में साइट है उसको तो रट डालिएगा। जैसे पेपर में प्रश्न पूछता है कि राखी गढ़ी कहाँ पर है, तो आप बताएंगे हरियाणा में है। धोलावीरा अभी हमने देखा कहाँ पर है, बताइए, गुजरात में है। बनवाली की अगर हम बात करेंगे तो ये भी हरियाणा में है। सुरकोटला की बात करेंगे तो ये गुजरात में है। आलमगीरपुर याद रखिएगा, आलमगीरपुर आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों आलमगीरपुर आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा इसका उत्खनन वर्ष क्या है? 1958। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा, क्योंकि यूपी से रिलेटेड है ये। रोपड़ की बात करेंगे, रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में है। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो इस चीज को जरूर देख लीजिएगा क्लास, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप लूसेंट भी पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग के पेज में ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पर भी दी है, आप वहां से भी याद कर सकते हैं। देखिए क्लास, हमेशा जब भी आप प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तो यहाँ पर बहुत से फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि अगर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया और हमने गलत कर दिया तो ये मैं कहूंगी हमारी कमी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बना है, आगे बनेगा कि नहीं बनेगा ये आप में से मुझे या किसी को भी नहीं पता, लेकिन पहले प्रश्न बना है तो ये इम्पोर्टेंट है, तो हमें एक बार पढ़ना चाहिए इसे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक बार याद कर लें इन सब चीजों को। देखिए क्लास, यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट याद रखनी है, जो कि मैंने आपको कई बार क्लास में बताया है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हड़प्पन साइट्स हैं। आलमगीरपुर आप याद रखेंगे, बारगांव याद रखेंगे, हुलास याद रखेंगे, मांडी याद रखेंगे और सनौली और सूथी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी रिसेंट में जो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं हड़प्पन साइट्स से रिलेटेड, वो यहीं से बन रहे हैं कि आलमगीरपुर कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए, मांडी कहाँ पर है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। अभी यहीं पे मांडा दिया रहता तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है, तो ये भी प्रश्न आपका परीक्षा में बना है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी, ठीक है। सनौली कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, ये एक इंडस वैली साइट है, और सूथी भी एक इंडस वैली साइट है। यहाँ पर देख लीजिए, यही प्रश्न आपका एक रीसेंट प्रश्न है ये, ठीक है। ये पास्ट ईयर क्वेश्चन है लेकिन ये रीसेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया मांडा, ठीक है, ल्यामाबाद, कालीबंगा और राखीगढ़ी, ठीक है। मांडा कहाँ पर है? अभी मैंने आपको बताया ये जम्मू कश्मीर में है, लेकिन जो मांडी है वो कहाँ पर है बताइए? ये हमारे उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, तो याद रखिएगा। ए का थर्ड हो गया, ए का थर्ड तो आपको एक ही जगह दिया है, तो बी का क्या होगा? ल्यामाबाद की हम बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। कालीबंगा अभी हमने डिस्कस किया कहाँ पर है? राजस्थान में है। राखीगढ़ी कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हड़प्पा कल्चर इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो यहाँ पर क्लास ये जो प्रश्न है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आपको पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि ईस्टर्न बाउंड्री पे पूर्वी सीमांत पर आपका कौन सा इंडस साइट है? तो वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर अभी हमने डिस्कस किया, ये कहाँ पर है? यूपी में है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें मांडा की, तो मांडा कहाँ पर होता है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, आपको पता होगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें आपसे कि राखीगढ़ी कहाँ पर है, तो अभी हमने डिस्कस किया है कि राखीगढ़ी कहाँ पर है बताइए? हरियाणा में है, ठीक है, यहाँ पर हरियाणा हो गया। और हड़प्पा तो आपको पता ही है कि कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर ईस्टर्न साइड आपका जो सबसे उस पे है वो है आलमगीरपुर।
अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। तो जब हम बात करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि ईस्टर्न साइड की हम बात करेंगे, पूर्व दिशा की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे ईस्टर्न पे आपका आलमगीरपुर है, मेरठ, ठीक है, जो कि मेरठ में है, यूपी में है। अगर हम पश्चिम की बात करेंगे, वेस्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका सुक्का के इंदौर हो जाएगा। उत्तर की बात करेंगे, नॉर्थ की, तो यहाँ पर आपका मांडा हो जाएगा जो कि जम्मू में है। और दक्षिण की बात करेंगे, साउथ की, तो दैमाबाद। और याद रखिएगा दैमाबाद किस नदी के मुहाने पर है? नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। इतने फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, क्लास याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न, फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द फिगर और अ मॉडल ऑफ बोट्स आर फाउंड। यहाँ पे बोला गया है सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया गया है कालीबंगा और रोपड़, दूसरा है हड़प्पा एवं कोटदीजी, तीसरा है मोहनजोदाड़ो एवं लोथल, और आखिरी है आपका धोलावीरा एवं भक्तराव। आप में से किसी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचने के पहले थोड़ा सा टाइम हम लोगों को एक्स्ट्रा दे दिया करिए क्वेश्चन को पढ़ के उत्तर देने का। तो आज मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड को स्लो करूंगी, ठीक है। मैंने आपसे हमेशा कहा है क्लास, कोई भी परेशानी रहा करे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताया करिए। आप लोग जब कमेंट बॉक्स में मुझे बताते हैं तो हम लोग का एक इंटरेक्शन होता है, और जब मुझे लगता है कि मुझे ये चीज इंप्रूव करनी चाहिए क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स की ये रिक्वायरमेंट है, तो मैं उसको जरूर इंक्लूड करूंगी। तो अभी थोड़ा थोड़ा टाइम आपको देंगे हर प्रश्न के बाद, ताकि आप और अच्छे से उत्तर दे पाए, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को लगता है कि वीडियो जो है वो बहुत स्लो है, तो आप क्या करिए, वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिएगा, तो आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है मोहनजोदाड़ो और एवं लोथल से, ठीक है। सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मांडी सिचुएटेड। देखिए ये भी एक रीसेंट का प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि मांडी कहाँ सिचुएटेड है। तो अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया है, अगर हम मांडा की बात करेंगे तो वो जम्मू में है, ठीक है। और मांडी कहाँ पर है? ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? डी है। मुजफ्फरनगर से 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है आपका मांडी गांव, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, मुजफ्फरनगर से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मांडी गांव हड़प्पा सभ्यता का एक नवीन स्थल है। यहाँ खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े तथा ईंट प्राप्त हुए हैं। 3 अलग अलग आकार प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था तथा इस स्थल पर कोई टकसाल ग्रह रहा होगा। चलिए क्लास, अब इस प्रश्न को देखते हैं, जहां पर हड़प्पन साइट्स दिए गए हैं और स्टेट ऑफ इंडिया दिया गया है, यूटीज दिए गए हैं। तो बालू, मांडा, पाटरी और हुलास दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखिए हमने कितनी बार डिस्कस किया है, मांडा कहाँ पर है बताइए? मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। तो बी का सेकंड 2 जगह दिया है, तो हमारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा इस जानकारी से। अब यहाँ देखिए हुलास की अगर हम बात करें क्लास, तो हुलास कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका डी का फर्स्ट भी कहाँ पे 2 जगह दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए डी सही उत्तर है। अगर हम बालू की बात करें, बालू कहाँ पर है? हरियाणा में है। और पाडरी की अगर हम बात करें तो ये गुजरात में है। ये भी एक रीसेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा क्लास। एक बार मैं आपको और रिवाइज करा दूं, अगर हम यूपी के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं इंडस वैली साइड, तो आप याद रखेंगे सबसे पहले आलमगीरपुर, नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आलमगीरपुर याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप बारगांव याद रखेंगे, हुलास याद रखेंगे, अभी हमने डिस्कस किया हुलास कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। मांडी याद रखेंगे, सनौली याद रखेंगे और सूथी। ये सारे आप साइट्स याद रखिएगा। ये सारे इंडस वैली साइट्स कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। यहाँ पर देख लीजिए गोलकोंडा दिया है, अहमदनगर दिया है, बीजापुर दिया है और यहाँ पे राजवंश दिए गए हैं।
तो अगर हम बात करते हैं गोलकोंडा में, तो गोलकोंडा में कौन सा राजवंश था बताइए? गोलकोंडा में कुतुबशाही वंश था, जो कि एकदम सही है। और इसके संस्थापक कौन थे? कुली शाह थे। ठीक है। अहमदनगर की अगर हम बात करेंगे तो अहमदनगर में निजाम शाही थी, जो कि एकदम सही है। और इसके संस्थापक कौन थे बताइए? अहमदनगर में निजाम शाही के मलिक अहमद। ठीक है। बीजापुर की अगर हम बात करेंगे तो बीजापुर में यहाँ पर आपको इमाद शाही दिया है, जो कि गलत है। बीजापुर में आदिल शाही थी। ठीक है, याद रखिएगा, आदिल शाही थी बीजापुर में। इमाद शाही कहां पर थी? इमाद शाही आपका बरार में थी। तो यहां पर आपसे क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच? नॉट करेक्टली मैच पूछा है, तो इस वजह से सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इतना टाइम सफिशिएंट होगा, आप लोग क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे और उत्तर दे पा रहे होंगे। अब मैंने थोड़ी सी स्पीड को स्लो किया है इसीलिए। ठीक है। और जिनको भी स्पीड का इश्यू हो रहा है कि मैम बहुत स्लो है, वो वीडियो को फास्ट कर लीजिएगा, उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, राज दिया है, राजधानी दी है, राजवंश दिया है और संस्थापक दिया है। खानदेश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बुरहानपुर इसकी क्या थी? राजधानी थी। फारूकी वंश था, मलिक राजा इसका संस्थापक था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। बरार की बात करेंगे तो गोविलगढ़ इसकी राजधानी थी, इमाद शाही था यहाँ पर। ठीक है। फिर उसके बाद बीजापुर की हम बात करेंगे, यहाँ पर नौरसपुर इसकी राजधानी थी, आदिल शाही थी। अहमदनगर में निजाम शाही थी, गोलकोंडा में कुतुब शाही थी और बीदर में बरीद शाही थी। क्लास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दक्कन में जो आपके प्रमुख राज्य, राजधानियां और उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं, तो इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं टाइम देती हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसका अगला प्रश्न देखेंगे। ये देखिए, ये आपका एक PYQ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकोंडा किले पर अधिकार किया था, उस समय गोलकोंडा का शासक कौन था बोला गया है। तो बताइए, गोलकोंडा की अभी हमने बात की आज से, और मैंने बताया आपको बाद में जब हम दक्कन राज की हम बात करते हैं तो वहां पर याद रखिएगा राजधानी गोलकोंडा थी, कुतुबशाही वंश था और कुली शाह था। ठीक है, ये याद रखिएगा। कुली शाह ने 1512 के समय आपके गोलकोंडा राज की स्थापना की। यहाँ पर बोला गया है औरंगजेब के समय 1687 की बात की गई है, जब औरंगजेब ने गोलकोंडा किले पर अधिकार किया तो उस समय गोलकोंडा का शासक कौन था? अब्दुल हसन, कुतुब शाह, सिकंदर अली शाह, अली आदिल शाह या फिर शाइस्ता खान। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है ए। ठीक है। हैदराबाद के कुतुब शाही राज में अब्दुल हसन कुतुब शाह अपने वंश का 8वां एकदम एवं जो वो था वो एवं अंतिम शासक था, याद रखिएगा। ठीक है। और इसका शासन काल अगर हम देखेंगे तो 1672 से 1687 तक चला था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया? ए आपका सही उत्तर हो गया। ये आपका परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल पीरियड कैनाल्स वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय रिस्टोरिंग द राजवा फिरोज शाह ऑफ फिरोज शाह। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबा को पुनर्जीवित करके किया गया? तो ये बोला गया है। तो ये एक अच्छा प्रश्न है। देखिए, शेखुनी साहब नहर या नहरे बहिश्चत फिर या फिर नहरे आगरा। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वह है शहाब नहर, बी। याद रखिएगा, मुगल कालीन शहाब नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था। तो बी यहाँ पर आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। जहांगीर मेनली पेट्रोनाइज्ड विच फॉर्म ऑफ फॉलोइंग आर्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट्स? जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो जहांगीर ने बताइए पेंटिंग को संरक्षण दिया था, या फिर स्थापत्य आर्किटेक्चर को, या फिर मूर्ति कला को, या फिर संगीत कला को? तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है ए। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष का काल था, ये चीज याद रखिएगा। तो ए आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। विच मुगल रूलर आउट ऑफ द फॉलोइंग लर्न हिंदू म्यूजिक फ्रॉम लाला कलावंत? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदी
हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। तो किसने ली थी? हुमायूं ने, जहांगीर ने, अकबर ने या फिर शाहजहां ने? तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है आपका सी, अकबर ने। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं। बाबर एवं हुमायूं ने भी संगीत कला को प्रोत्साहन दिया था, किंतु यह अकबर के काल में ही अपने शिखर पर पहुंची थी। अकबर ने हिंदू संगीत की शिक्षा लाला कलावन से प्राप्त की थी। अकबर स्वयं नगाड़ा वादन में प्रवीण था। अगला प्रश्न देखते हैं। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द मदरसा विच वॉज स्पेशलाइज्ड इन टीचिंग ऑफ मुस्लिम jurisprudence was located in। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह स्थित था कहां पर? लखनऊ में, दिल्ली में, सियालकोट में या फिर हैदराबाद में? तो ये आपका स्थित था लखनऊ में। ये आपका सही उत्तर है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं क्लास जो आपके पेपर में पूछे गए हैं और मैं इन प्रश्नों को आपको इसलिए सॉल्व करा रही हूँ ताकि अगर ये प्रश्न बाय चांस रिपीट हो जाएं तो वो आपकी गलत ना हो। ये कुछ नए प्रश्न हैं, आप में से बहुत से स्टूडेंट इनको आसानी से सॉल्व कर ले रहे होंगे और बहुत से स्टूडेंट नहीं भी सॉल्व कर पा रहे होंगे। जो नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं मैं उनसे बोलूंगी कि परेशान मत होइएगा, घबराइएगा नहीं। ये पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। हाँ, थोड़े से एक दो क्वेश्चंस इसमें डिफिकल्ट हैं तो कोई बात नहीं, आप अभी पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको आ जाएगा पेपर के लिए। अगला हम देखते हैं। मुगल एम्परर जहांगीर गेव द टाइटल इंग्लिश खान टू। ये तो एक आसान सा प्रश्न है। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो यहाँ पे अल बुरक पे दिया है फ्रांसिस्को, अल्मीरा, विलियम्स हॉकिन या फिर हेनरी दी नेविगेटर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? विलियम हॉकिंस को। 1608 का समय है ये। 1608 में विलियम हॉकिंस को अंग्रेज कंपनी हेतु व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट जहांगीर के पास राजदूत बनाकर भेजा गया था। जहांगीर ने उसे 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, संगीत का टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुआ था? तो टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक वॉज रिफाइंड एंड डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर कोर्ट? सबसे पहले आपको दिया है अकबर, फिर आपको शाहजहां दिया है, मोहम्मद शाह दिया है और लास्ट में आपको जहांगीर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये आपका डेवलप हुआ है मोहम्मद शाह के समय में। सी आपका सही उत्तर है। संगीत की टप्पा शैली मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में विकसित हुई। यह गायन शैली श्रृंगार प्रधान गायन शैली है। इसका प्रचार सर्वप्रथम गुलाम नबी शोरी ने किया था। अब देखिए क्लास, इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि पहले पूछा गया प्रश्न है, तो हो सकता है अगली बार परीक्षा में प्रश्न बन जाए कि टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक जो है, ठीक है, उसका प्रचार सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो आप याद रखेंगे गुलाम नबी शोरी द्वारा, और ये आपकी किसके समय में आई थी? मोहम्मद शाह के समय में। अगला प्रश्न हम देखेंगे। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो बताइए, शाहजहां के, अकबर के, जहांगीर के या फिर औरंगजेब के समय में? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है शाहजहां के समय में। उपनिषद का फारसी में अनुवाद मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में हुआ। उपनिषद का जो फारसी अनुवाद था उसे हम कहते हैं सिर-ए-अकबर। ठीक है, जिसकी की रचना किसने की थी? दारा शिकोह ने की थी। तो यहाँ पर आपका उत्तर ए सही है। यहाँ पर देख लीजिए, सिर-ए-अकबर कहलाता है और इसकी रचना किसने की थी? दारा शिकोह द्वारा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। सल्तनत काल में प्रचलित सदका क्या था? सदका क्या था बताइए, समय लीजिए, बताइए। एक प्रकार का धार्मिक कर था, शहर का अधिकारी था, साधारण किसान था या फिर भूमि का पैमाइश था? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है सदका एक प्रकार का धार्मिक कर था। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सल्तनत कालीन प्रचलित शब्दावलियों को एक बार हम लोग देखते हैं। अमलाक की बात करेंगे तो यह वह भूमि होती थी जिसे धर्म संबंधी कार्यों के लिए प्रदान किया जाता था। इदरार की हम बात करेंगे
विद्वान तथा धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता। लिबाइज की बात करेंगे, रुई भरी हुई पोशाक। दादबेग की बात हम कहेंगे तो शहर का अधिकारी। जहानदारी की हम बात करेंगे, शासन प्रबंध एवं राजव्यवस्था या राजव्यवस्था। बलाहार की हम बात करेंगे, साधारण किसान को बलाहार कहते थे। फाजिल की हम बात करेंगे तो अधिशेष भूमि, अभी भी हम कहते हैं ना फाजिल है, ये एक्स्ट्रा है। बंजारा की हम बात करेंगे तो घुमक्कड़ अनाज व्यापारी। मसाहत की हम बात करेंगे, भूमि की पैमाइश। मुसरिफ की बात करेंगे तो गांवों में किसानों से भूमि वसूल करने वाला अधिकारी। हुलिया सैनिक का पूर्ण विविकरण। और शशगनी 6 जीतलों के समक्ष चांदी का एक छोटा सिक्का। तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, कभी कभी परीक्षा में प्रश्न को डिफिकल्ट बनाने के लिए पूछ लिया जाता है सल्तनत कालीन जो शब्दावलियां हैं। तो एक बार आप इसको पढ़ेंगे जिससे बहुत सी चीजें आपको पता है। हम फाजिल कहते हैं ना, फाजिल है, एक्स्ट्रा है, तो अधिशेष भूमि, ठीक है। आपको पता है बंजारा, बंजारा हूं मैं, बंजारा घुमक्कड़ टाइप का, ठीक है, याद रहेगा आपको। हुलिया, हुलिया देखिए, हुलिया लोग कहते हैं, अब हम कहते हैं हुलिया बनाकर, तो हुलिया हम लोग कहते हैं किस तरीके का हुलिया बनाए, लेकिन यहाँ पर हुलिया का मतलब क्या था, सैनिक से रिलेटेड था वो। तो ऐसे आप थोड़ा याद रख सकते हैं, सैनिक, कैसा हुलिया चाहिए, सैनिक वाला, सोल्जर वाला हुलिया चाहिए। इस तरीके से पढ़ोगे ना तो याद रहेगा, सोल्जर वाला हुलिया चाहिए मुझे, ठीक है, ऐसे याद रखिए। चलिए यहाँ पे लिबाइज की बात करेंगे तो आप लिबास, लिबास बात करते हो लोग कि लिबास का है, लिबास का है, तो लिबाइज मतलब रुई से भरी हुई एक तरीके की पोशाक होती थी। तो क्लास में ये मानती हूँ कि इस तरीके की जब शब्दावली आती है तो आप ट्रिक से याद करते हो, तभी आपको एग्जाम में याद रहता है, नहीं तो किसी को ना इतनी शब्दावलियां नहीं याद रहती है। तो थोड़ा सा भी इमेजिनेशन बनाकर, ठीक है, आप याद कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया लिबाइज, लिबास तो एक तरीके की पोशाक होती थी रुई से भरी हुई। तुमसे पूछा गया किस तरीके का हुलिया चाहिए, आपने कहा मुझे सैनिक वाला हुलिया चाहिए। फिर फाजिल तो आप लोग जानते हैं कि अधिक मतलब ज्यादा, ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ताजी हवा के उस झोंके की तरह आए जिसने हमारे लिए खुली हवा में सांस लेना संभव बनाया। वे प्रकाश की उस किरण की तरह आए जो अंधकार में बैठ गई और जिसने हमारी आंखों के सामने से पर्दे को हटा दिया। वे उस बवंडर की तरह आए जिसने बहुत कुछ, विशेषकर श्रमिकों के दिमाग को उलट पलट दिया। गांधी जी के बारे में उपयुक्त वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया है, बताइए किसके द्वारा दिया गया है? मोतीलाल नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? ये स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया है, बी आपका सही उत्तर है। अब देखिए क्लास, यहाँ पर व्याख्या में आपको बहुत बड़ी व्याख्या दी है, तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा ही देती हूँ। अगर हम बात करें गांधी जी की, तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस आए भारत। ये आप सभी को पता है, तभी हम प्रवासी दिवस भी मनाते हैं, पता है ना। तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस भारत आ गए और यहाँ पर राजनीतिक गुरु हम गांधी जी के किसे कहते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को कहते हैं। क्यों इनको राजनीतिक गुरु कहते हैं गांधी जी के? गोपाल कृष्ण गोखले को, गोपाल कृष्ण गोखले की जब भेंट महात्मा गांधी से हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तुम बहुत पॉलिटिकली एक्टिव ना रहकर राजनीति में, पहले कुछ दिन तुम भारत का भ्रमण करो और भारत को समझो, उसके बाद अपना डिसीजन लेना। तो बोला जाता है कि महात्मा गांधी ने काफी समय तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं ज्वाइन किया, वो पूरी तरीके से पॉलिटिकली इनएक्टिव थे। उनके अपने कुछ आइडियोलॉजीज थी, जैसे सत्याग्रह, ये सब चीजें, ठीक है, तो नॉन वायलेंस। तो महात्मा गांधी अपने इन आइडियोलॉजीज से थोड़ा सा मतलब पहले भी दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने देखा कि इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, तो कहीं ना कहीं भारत में भी वो इन्हीं आइडियोलॉजीज को प्रमोट करना चाहते थे और वो कुछ समय तक एकदम पॉलिटिकली इनएक्टिव रहे। उन्होंने किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया और भारत का भ्रमण किया, जैसा कि उनसे गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला था। फिर यहाँ पर देखिए 1915 में जब महात्मा गांधी आए भारत दक्षिण अफ्रीका से, तो उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे एक सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। तो आप याद रखेंगे, भारत में आने के बाद 1915 में ही महात्मा गांधी ने साबरमती
नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि महात्मा गांधी जाते हैं चंपारण सत्याग्रह में। ठीक है, किसके बुलाने पे? राजकुमार शुक्ल के बुलाने पे। फिर चंपारण सत्याग्रह के बाद खेड़ा सत्याग्रह होता है, अहमदाबाद सत्याग्रह होता है, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी करते हैं। फिर महात्मा गांधी 1920 में असहयोग आंदोलन का संचालन करते हैं। फिर 1922 में आपको पता है 5 फरवरी को एक बहुत बड़ा कांड होता है, चौरी चौरा कांड, जिसमें जिंदा पुलिसकर्मियों को जला दिया जाता है और इसी से नाखुश होकर महात्मा गांधी जो असहयोग आंदोलन है उसको वापस ले लेते हैं। 1924 में महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड करते हैं बेलगांव सेशन में, ये याद रखिएगा 1924 में। ठीक है, फिर 1929 में अगर हम आएंगे तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि 1929 में लाहौर का सेशन हुआ था जिसकी की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और यहाँ पर हमने किसकी मांग की थी? हमने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, याद रखिएगा। उसके बाद आपको पता है कि 1930 आता है। 1930 में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर सौंपी जाती है और महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे भारत में फैलता है। ठीक है, फिर आपको पता है बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन में पॉज लगाया जाता है जब गांधी इरविन पैक्ट होता है। गांधी इरविन पैक्ट साइन होने के बाद महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लौटने के बाद गांधी जी और अम्बेडकर जी में एक पैक्ट साइन होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं? पूना पैक्ट कहते हैं। ठीक है, अब फिर इसके बाद एक बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा जिसको कि हम क्या कहते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन, और यहीं पर आपका आता है इंडिविजुअल सत्याग्रह भी, ये याद रखिएगा। तो एक क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको टाइमलाइन समझाई। देखिए क्लास, टाइमलाइन को स्टोरी के फॉर्म में समझेंगे ना तो हर चीज याद रहेगी, और अगर बस रटने का प्रयास करेंगे तो आप नहीं रट सकते हैं चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया है? विद्रोह के केंद्र दिए हैं, विद्रोही नेता दिया है और विद्रोह को कुचलने वाले दिए हैं। तो जब हम कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर में आपके लीडर कौन थे बताइए? नाना साहेब थे, और इसको क्रश किसने किया था? कुचला किसने था? कैंपबेल ने। लखनऊ में हजरत महल थी, बेगम हजरत महल, कैंपबेल ने यहाँ पे भी इसको कुचला था। झांसी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई हो गई और यहाँ पे हुजरोज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही आपके सही हैं, डी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लास। यहाँ पर देखिए एक बार इसको प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में अभी रिसेंट में पूछा गया था कि कौन सा विद्रोह का दिन था, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट और बना दिया गया था। तो याद रखिएगा, सबसे पहले विद्रोह आपका दिल्ली से स्टार्ट हुआ। वहां पे विद्रोही नेता कौन थे? बहादुर शाह थे। विद्रोह का दिन क्या था? 11 मई 1857। निकलसन ने इस विद्रोह को क्या किया था? कुचला था। लखनऊ की बात करेंगे, बेगम हजरत महल थी, 4 जून था। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे कॉलिन कैंपबेल थे। कानपुर में नाना साहेब और तात्या तोपे थे, 5 जून। तो पहले लखनऊ के बाद आपका कानपुर में गया था और कैंपबेल ने यहाँ पर भी इसको दबोचा था। झांसी की बात करेंगे, कुचला था मतलब। झांसी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई थी, 4 जून। जगदीशपुर की बात करेंगे तो कुंवर सिंह, 12 जून। ठीक है, और यहाँ पे विलियम टेलर थे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे और जून 1857 में जनरल रेनार्ड द्वारा इसको वो किया गया था, खत्म किया गया था। और इलाहाबाद में लियाकत अली थे। ठीक है, और बरेली में खान बहादुर थे। यहाँ पर भी कर्नल नील थे इलाहाबाद में, और विंस्टन आयर कहाँ पे थे? बरेली में थे। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? तो यहाँ पे ट्रेड विंड की बात की गई है क्लास, समझिएगा। ठीक है, तो ट्रेड विंड की दिशा क्या होती है बताइए? दिशा क्या होती है? दक्षिण पूर्वी, पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, फिर से दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर आप समय ले लीजिए, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लोग। तो फिर मैं आपको उत्तर बताती हूँ कि सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर ये याद रखिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ये फिगर से क्लियर होगा आपका। यहाँ पर देखिए ये आपकी ट्रेड विंड है। ठीक है, और ट्रेड विंड का डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से है ना ट्रेड विंड का। तो ये नॉर्थ, साउथ,
ईस्ट वेस्ट। तो किस डायरेक्शन से किधर की तरफ जा रही है? तो ये आपका जा रही है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट ना। तो वही लिखा है आपका उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो ये आपका ट्रेड विंड हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अभी यहीं पे आपके सदर्न हेमिस्फीयर में आपको ट्रेड विंड ये दिख रहा है। ठीक है, ट्रेड विंड इधर दिख रहा है। तो यहां पर देखिए, अब इसको आप इस तरीके से ड्रॉ करिए, यहाँ पे सैरो को ऐसे प्लेस करिए, ऐसे प्लेस होगा। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो ये साउथ ईस्ट से किधर जा रही है? आपकी नॉर्थ वेस्ट। तो ये डायरेक्शन हो गया आपकी किधर? सदर्न हेमिस्फीयर में। ये चीज क्लियर हो गई ना? बस इसी एरो को अगर आप ऐसे रख देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह के देशों को संयुक्त रूप से ग्रेट ब्रिटेन की संज्ञा दी गई है? तो ग्रेट ब्रिटेन की संज्ञा किसको दी गई है बताइए? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्वे को, इंग्लैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड को, या फिर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल को, या फिर इंग्लैंड, वेल्स और फिनलैंड को। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है ग्रेट ब्रिटेन में संयुक्त रूप से आपका स्कॉटलैंड, ठीक है, इंग्लैंड और वेल्स, ये तीनों होते हैं। ठीक है, अगर यदि इसमें हम उत्तरी आयरलैंड को भी सम्मिलित कर दे तो इसे हम यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है बताइए? सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देखते हैं हम एक बार, यहाँ पर देखिए, जब हम सी की बात कर रहे हैं तो ये आपका इधर देखिए, ये इंग्लैंड हो गया, ठीक है, ये स्कॉटलैंड हो गया, ठीक है, और ये वेल्स हो गया। अगर इन तीनों को हम क्लास लेके चल रहे हैं, इन तीनों को, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। ठीक है, और यदि इसी ग्रेट ब्रिटेन में हमने उत्तरी आयरलैंड को, नॉर्दर्न आयरलैंड को भी जोड़ दिया, इसको भी सम्मिलित कर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, यूके कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक जल संधि है जिसको कि हम डोवर जल संधि कहते हैं। जो डोवर जल संधि है, मैं आपको एक चीज और पॉइंट बता रही हूँ, जो डोवर स्ट्रेट है, याद रखिएगा, डोवर स्ट्रेट यूरोप की मुख्य भूमि को इससे अलग करता है। तो अगर परीक्षा में पूछेगा कि यूरोप को हम यूनाइटेड किंगडम से किस स्टेट द्वारा अलग कर किया जाता है, तो ये आपका डोवर स्टेट, यहाँ पे याद रखिएगा, ये भी फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक दो चीजें और देख लीजिए। नॉर्वे, स्वीडन, आइलैंड और डेनमार्क को हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। ठीक है, स्पेन व पुर्तगाल मिलकर आइबेरिया कहलाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित भौतिक क्षेत्रों में कौन सा विकल्प दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित है? तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? अफ्रीका महाद्वीप की बात की गई है। तो यहाँ पर आपका दक्षिण से साउथ टू नॉर्थ बोला गया, मतलब ऐसे साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्लास हम देखेंगे कुछ इस तरीके से आपका अफ्रीका का वो रहता है, थोड़ा ये ऐसे करके। ठीक है, तो कालाहारी आपको पता है साउथ में, हमने डिस्कस भी किया है ये चीज, किस तरीके से हमने परीक्षा के प्रश्न को डिस्कस किया था कि ऐसा कौन सा डेजर्ट है जो कि आपकी एंटायरली लाई कर रहा है सदर्न हेमिस्फीयर में। मैंने ये आपको बताया था ना कि कौन सा ऐसा आपका डेजर्ट है, रेगिस्तान है, जो कि पूरी तरीके से दक्षिण हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो वो कालाहारी है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, तो सदर्न में सबसे कालाहारी हो जाएगा। तो आप सीधे आंसर पे आ सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं, कालाहारी के ऊपर जाएंगे तो वहां पे आपको विक्टोरिया लेक दिखेगा, फिर आपको गल्फ ऑफ एडन दिखेगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? बी आपका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए क्लास, एक बार हम डेजर्ट्स को देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्या है? ये आपका कालाहारी डेजर्ट है, इधर आपको नामबिब डेजर्ट दिखेगा। दोनों याद रखिएगा प्लीज क्लास, कालाहारी और सॉरी, इधर नामबिब डेजर्ट। इधर आपको सहारा डेजर्ट दिख ही रहा है, इधर न्यूबियन, ठीक है, इधर डेनाकिल और अरेबियन डेजर्ट आपको इधर की तरफ दिखेगा। अगर इधर हम देखेंगे तो इधर अटाकामा, याद रखिएगा, पेंटागोनियन आपको साउथ अमेरिका में मिलेगा। अगर हम नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे तो इधर सोनोरन परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी, सिम्पसन, ये सब आपके कहाँ पर है? ये सब ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है,
थार इधर दिख गया आपको, गोबी डेजर्ट इधर मंगोलिया और ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में दिख गया। तो एक बार इसको पढ़िएगा जरूर आप लोग। अगला प्रश्न हम देखेंगे। वैसे हम और भी टेस्ट में डिस्कस करते जाएंगे तो सब आपका रिवीजन होता जाएगा, लेकिन बस आपको करना क्या है, एक पेन और नोटबुक के साथ बैठा करिए। अगर कोई भी चीज का आंसर आपको नहीं पता है और वो पास्ट ईयर का प्रश्न है या उससे डिराइव्ड कोई प्रश्न है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर जब भी समय मिले तो अपने नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, तो आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएगी। इसलिए ना पेन पेंसिल या कुछ भी लेके और एक नोटबुक लेके जरूर पढ़ा करिए। यहाँ पे देखिए आर्कोलॉजिकल साइट्स है और प्रेजेंट स्थान है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें निवासा दिया है, फिर ईसमपुर दिया है, फिर डिडवाना दिया है और गुड़ियाम गुफा दिया है। तो यहाँ पे सबसे आसान तो डिडवाना है। हमने कई बार उसमें भी पढ़ा है एनवायरमेंट में भी कि डिडवाना कहाँ पर है, डिडवाना राजस्थान में है। तो सी का फर्स्ट, वेरी गुड, सी का फर्स्ट 2 जगह दिया है। लेकिन एक चीज क्लियर हो गई, अगर सी का फर्स्ट है तो डी का सेकंड है। तो यहाँ पे गुड़ियाम गुफा जो है वो कहाँ पर है, वो तमिलनाडु में है। ठीक है, अब यहाँ पर बचा निवासा और ईसमपुर। तो निवासा आपका कहाँ पर है, ये भी आसान है, निवासा महाराष्ट्र में है। ईसमपुर जो है वो कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और रिसेंट का क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ लोटिक इकोसिस्टम। ठीक है, लोटिक पारिस्थितिक तंत्र की बात की गई है। यहाँ पर मैंने आपको इन्वायरमेंट की क्लास में पढ़ाया है, जब भी हम पारिस्थितिकी की बात करेंगे, इकोसिस्टम की हम बात करेंगे, तो इकोसिस्टम को हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक लोटिक होता है और एक आपका लेंटिक होता है। ठीक है, अब लोटिक को याद करने का तरीका क्या है, लोटना। जब आप लोटते हो तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हो लोटते। लेंटिक मतलब लेट जाओ, मतलब एक ही जगह पड़े रहो। तो यहाँ पर लोटिक इकोसिस्टम की बात की गई है। तो बताइए, दलदल क्या आपका लोटता है, पानी दलदल में एक जगह इकट्ठा हो जाता है ना, दलदल के पानी का मूवमेंट नहीं हो रहा है ना, तो ये किस तरीके का इकोसिस्टम है, ये आपका लेंटिक इकोसिस्टम। एक जगह पानी लेटा हुआ है, जा नहीं रहा है। तालाब की बात करेंगे, क्या तालाब में पानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, नहीं, यहाँ पर भी पानी एक जगह इकट्ठा हो रहा है, तो ये लेंटिक इकोसिस्टम है। रिवर की बात करेंगे, हाँ, नदी तो एक जगह से दूसरी जगह बह रही है, तो ये आपकी लोटिक इकोसिस्टम है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लोटिक, ये इसको हटाइए, लोटिक, और यहाँ पर आपका मार्सी एरिया, यहाँ पर भी आपका लेंटिक है, पानी एक जगह कलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, शिवाना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे शिवाना समुद्र की हम बात करेंगे तो ये आपका हाइडल पावर स्टेशन है। ठीक है, और जब हम कल्पक्कम की बात करेंगे तो कल्पक्कम आपका एक न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कल्पक्कम आपका तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। शिवाना समुद्र की अगर हम बात करेंगे या फिर शिव समुद्रम की हम बात करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका कावेरी नदी पर स्थित है और कहां पर है, कर्नाटक में है। दोनों याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। यहां पर देखिए खरीदार कौन है, ठीक है, खरीदार कौन है, तो ये सल्तनत काल से रिलेटेड है। तो सल्तनत काल में फरमान भेजने वाले अधिकारी को हम क्या कहते थे, खरीदार कहते थे। फरमान को भेजने वाले अधिकारी को या फिर शाही महल का प्रधान संरक्षक अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता है, या फिर परगाना का प्रमुख अफसर। तो मैंने आपको बताया डिस्पैचर ऑफ रॉयल डिक्रीज, ये क्या है, इसको हम कहते थे खरीदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। इन नेशनल पार्क जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मेंटेन बाय इन सेतु संरक्षण द्वारा, एक्स सेतु संरक्षण द्वारा, चीन पुल द्वारा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए क्लास, जब भी हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, हम संरक्षण की बात करते हैं, तो संरक्षण 2 तरीके से हो सकता है, एक इन सेतु, ठीक है, और दूसरा एक्स सेतु। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को पता भी होगा। ये इन सेतु की बात हम कर रहे हैं तो मतलब ये
जो भी डाइवर्सिटी है, मतलब जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, वो जहां पर है, जिस एरिया से वो बिलोंग करते हैं, वहीं पर हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे एक जंगल है, उस जंगल में शेर है, आपके विभिन्न आपके जानवर वहां रहते हैं, और अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे जड़ी बूटियां भी हैं। तो हम उनको जहां पर वो है जंगल, वहीं पर उनको एक बाउंड्री खींचकर उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि ह्यूमन इंटरफेरेंस यहाँ पर ना हो, हम उनको वहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसे हम इन सेतु कहते हैं। लेकिन कभी कभी जो हम संरक्षण देते हैं वो उस जगह पर जहां से वो बिलोंग करते हैं वहां पे ना देकर हम उनको रीलोकेट करते हैं किसी और जगह पे, अनदर प्लेस पे। अब ये अनदर प्लेस आपका जू भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका कोई लैब हो सकता है जहां पर हम उनको संरक्षण दे रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा एच सेतु कहलाता है। अब देखिए, नेशनल पार्क जो होता है, राष्ट्रीय उद्यान होता है, तो वो कहीं दूसरी जगह से थोड़ी लाके बनाया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान तो नेचुरली वहां पर होता है, बस हम उसको बाइफरकेट कर देते हैं कि आज से हम इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पर इसकी ये बफर जोन हो गई, ये आपका कोर एरिया हो गया, और ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पर अब नहीं होगी। अगर होगी भी तो बफर एरिया में होगी, तो उसी जगह पे हम उनके संरक्षण प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये इन सेतु कंजर्वेशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, द फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मैराइन बायोडायवर्सिटी ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट, क्या बोला गया है कि जो पहला आपका भारत का फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मैराइन डायवर्सिटी कहां पर है बताइए? भावनगर में, मुंबई में, पुडुचेरी में, या फिर जामनगर में? तो ये आपका है जामनगर में, और जामनगर आपका कहां पर है? जामनगर गुजरात में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर आपका डी सही उत्तर हो गया। ये गल्फ ऑफ कच्छ उधर की तरफ है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं नेशनल पार्क गुजरात में कौन कौन से हैं, तो एक आपका गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में लोकेटेड है, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको एशियाटिक लॉयंस मिलते हैं, ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। मेराइन नेशनल पार्क कहां पर है? तो ये भी आपका गुजरात में है। और ब्लैक बक नेशनल पार्क ये कहां पर है? ये भी गुजरात में है। तो ये सारे फैक्ट्स अपने दिमाग में बना के रखिएगा, अगर परीक्षा में पूछे तो आप आसानी से उत्तर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड बोला गया है यहाँ पर। तो यहाँ पे पोर्ट्स दिए गए हैं, बंदरगाह दिया गया है और देश दिया गया है। तो इकारगा चीन में है, जकार्ता इंडोनेशिया में है, मॉन्टेविडियो उरुग्वे में है, और रॉटरडैम नीदरलैंड में है। तो यहाँ पर आपका कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? रॉटरडैम जो है वो नीदरलैंड में है, एकदम सही है। मॉन्टेविडियो जो है वो उरुग्वे में है, एकदम सही है। जकार्ता इंडोनेशिया में है, सही है। लेकिन इकारगा जो है वो चेन्नई में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये रशिया में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास, ये प्रश्न मैंने आपको बोला था कि ऐसा प्रश्न परीक्षा में बना है, इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, कौन सा आपका करेक्टली मैच नहीं है? तो यहाँ पे दिया है झांसी में 11 मई 1857 को 11 मई 1857 को आपका विद्रोह स्टार्ट हुआ था, जो कि आपका गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है। यहाँ पे बैरकपुर में 29 मार्च 1857 दिया है, जो कि आपका सही है। लखनऊ में 4 जून 1857 दिया है, जो कि आपका सही है। मेरठ में 11 मई 1857, ये भी सही है। देखिए 1857 का जो विद्रोह था, जिसकी शुरुआत 10 मई 1857 को, 10 या 11 मई कुछ भी रहे आपका, उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से हुई थी, ठीक है। फिर इसका विस्तार धीरे धीरे भारत के अन्य शहरों में भी हो गया था। लखनऊ में अगर हम बात करेंगे तो 4 जून 1857 को, ठीक है। यहाँ पे बैरकपुर में अगर हम बात करेंगे तो 29 मार्च 1857, और फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे झांसी में, तो ये आपका जून 1857 का समय है, 11 मई का नहीं है। तो यहाँ पर आपका ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आइडिया ऑफ अर्बनाइजेशन वॉज इलेबोरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट। बताइए किसके द्वारा अर्बनाइजेशन को प्रमोट किया गया था? तो यहाँ पे एच स्पेंसर दिया है, योगेंद्र सिंह दिया है, जीएस घुरिये दिया है, और फिर एमएस
श्रीनिवास दिया है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है सी सही है। गोविंद सदाशिव घुरिये ने आपके कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, ये अर्बनाइजेशन के विचार को विस्तार में बताया था। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। आज की क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके पहले वाली पॉलिटी की जो क्लास थी, जिसमें पॉलिटी के ज्यादातर क्वेश्चंस थे, क्लास नहीं थी वो, मॉक टेस्ट ही था, उसमें हमने पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा रखे थे, उसको भी जरूर देखिएगा। और मॉक टेस्ट देखते हुए चलिए, क्योंकि यहाँ पर हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं और नए प्रश्नों को भी डिस्कस करते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उस दिक्कतों को कवर करेंगे। अभी तो विजिबिलिटी वाला इश्यू नहीं हो रहा होगा। आप में से कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं मैम थोड़ा सा चीजें विजुअल नहीं है, उस पर हम वर्क कर रहे हैं, हम और अच्छा आपको क्वालिटी में वीडियो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अभी आप पढ़िए, अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। आपका दिन मंगलमय हो।